वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मेम सर। और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर सफदराबादी साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सर साहब। सर शुरू से आपको पता है, एक तारीख है इसकी पूरी के अमेरिकन की पॉलिसी क्या रही है। आप भी बार बार उनको देखते रहे, हमने भी उसको देखा है। जब उनका अपना मुफाद होता है तो वो हमारे साथ भी होते हैं, अलाई भी होते हैं। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो फिर वो जो है ना हमारे अलाई भी नहीं होते। हमारी कुर्बानी को कभी कभार वो एक्सेप्ट भी करते हैं, कभी कभार आज जैसे बयानात भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जोहरी रियासत है पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी रियासत है पाकिस्तान। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही फरमाया। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो हेट एंड लव का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो कई डिकेड से मुहित है। और अभी भी जो बाइडन साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत गैर जिम्मेदार और इतना बड़े स्टेचर के जो एक शख्स हो और इतने बड़ी सुपर पावर का हेड हो, इस तरह की अगर बात करेगा और उस स्टेट के मुतालिक के जो कि उसके साथ कैंटीन में खड़े रहे, तो ये बहुत ही जो है मायूब किस्म की बात है। मैं इसमें अगर रीजनिंग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, कमेंट इस तरह का ना ही दें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मजबूरन अगर मैं कहूँ तो जैसे डेमोक्रेट्स जो आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हुई है, ब्रिगेडियर साहब की लाइन ड्रॉप हुई है टेक्निकली। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा जब तक ब्रिगेडियर साहब आए टेलीफोन लाइन पे। आपने कहा है कि एक सियासी नहीं फोरम दिया जाता है, ये फोरम होता है, बड़ा अहम फोरम होता है। क्या वही मैं इसी पे जो बात हो रही थी इससे पहले कि जी ब्रिगेडियर साहब आ गए, तो मैं बुनियादी तौर पर समझ रहा था और मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई, और उसके अब नताइज आ रहे हैं। देखिए पीटीआई की अपने अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जी उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि जी हमने असेंबली में रहना है या निकलना है। उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार जो है ना उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि जी आपने असेंबली छोड़ के गलती की है। और फिर ये कि जी आपके लोग जो है ना वो खुद कंफ्यूज है कि जी उनमें से बहुत से लोग जो है ना हाई कोर्ट में चले गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने लिखा कि जी हमारी मेंबरशिप क्यों कैंसिल की गई है। तो यही जब आपने इस्तीफा दिया है तो आपकी कैंसिल की गई, तो फिर मतलब स्पीकर ने अगर आपका रेफरेंस भेज दिया और सीट खाली कर दी तो फिर क्या शिकायत क्या है? हाँ, क्या ये चीज़ जो है कि कन्फ्यूजन, उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई है। अगर आप ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि गलत हुआ जो कुछ हुआ। सब ये मेरी अपनी राय ये कि जो कुछ हुआ अप्रैल के अंदर वो बहुत गलत था। जिस अंदाज में जो ये तब्दीली की गई है या करवाई गई है, उसके बहुत से सीरियस पाकिस्तान के लिए जो है इस वक्त नताइज उसके आ रहे हैं। अगर खान साहब चल रहे थे तो उनको चलने देते। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो वो जनवरी फरवरी का जो पीरियड था, जिससे पहले जब जरदारी साहब ने आकर ये खुल के मैदान में आ गए और कहा कि जी हम नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं, उससे पहले कोविड के बाद एक बेहतर सूरत इकोनॉमिक सूरत पैदा हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। फैसलाबाद की टेक्सटाइल जो है ना निकल के बाहर रही थी, सीमेंट सेक्टर आपका इंप्रूव कर रहा था, रियल स्टेट आपकी इंप्रूव कर रही थी, और जगह पे जो है बहुत बेहतर सूरत पैदा हो रही थी। ताकि आपने आके ये डोल डाला जो है जरदारी साहब ने जाके लाहौर में बैठ के अनाउंस कर दिया कि जी हम तो करने जा रहे हैं। उसके बाद एक खराबी पैदा हुई और उसके बाद के जो डिसीजन से मैं समझता हूँ कि खान साहब उसको फिर उन्होंने अपनी पर्सनल सर्वाइवल के तौर पर लिया। तो मेरी अपनी जो मेरी नज़र में ये कि ये बुरा हुआ, लेकिन कहने का मकसद है कि उसके सेकंड उसमें जब आपको जो ना ये उस वक्त फैसला करना था कि हम असेंबली को छोड़ रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इधर गलती होगी। असेंबली के अंदर बैठते तो ये लॉज इतने आसानी से पास नहीं हो सकते। आज जो है वो धरने से एक सेटिंग में बैठते हैं और एक घंटे के अंदर जो है 15-20 लॉज। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात कंप्लीट नहीं होती सर, आप टेलीफोन डिस्कनेक्ट हुआ था, आप बात कंप्लीट करें सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बात कंप्लीट करें सर। बाइडन साहब की जो स्टेटमेंट है वो एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। मैं स्ट्रेट अगर बात करूं तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूं तो इनके बारे में डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये एक मकबूत और हवास काइंड ऑफ शख्स हैं जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है डेमोक्रेट्स का अमेरिका के अंदर बहुत नीचे जा रहा है। अभी इसमें कई वजूहत हो सकती हैं। अगर मैं डोमेस्टिक लेवल पे बात करूं, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है तो बेसिकली जो वहाँ पे इजरायली जो डायस्पोरा है उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बात कही है। इंडियन डायस्पोरा जो काफी हद तक इनग्रेस किया हुआ है, जो अमेरिकन जो हायरार्की है इनको डिप्लोमेट की, तो उसको उनको खुश करने की इस तरह की बात की गई। और दूसरा एक खुद जो बाइडन साहब जो है वो जब 30 ईयर्स के तब से वो कांग्रेसमैन है,
اور कांग्रेस में अगर देखें तो पिछले हमारे 50-60 साल की जो हमारा रिलेशनशिप रहा है अमेरिकन के साथ, तो वो हमेशा से कभी सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, कभी सैंक्शन हटा दी जाती हैं, कभी हमें नॉन अलाई कर देते हैं, और कभी मोस्ट अलाइड नेशन स्टेट जो है टेररिज्म में वो उस तरह की स्टेटस पाकिस्तान को देते रहे। तो उनका एक जो सोच का एक फिक्र है वो बहुत पुरानी है, और इस तरह की स्टेटमेंट उनके लिए शायद बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन इसका जो पाकिस्तान है वो अब वो कोई 50 साल पुराना नहीं है, वो 75 ईयर्स ओल्ड पाकिस्तान है जो अपनी एक स्टेटस रखता है दुनिया में, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर उसकी बहुत बड़ा स्टेचर है। अच्छा, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो बाइडेन की स्टेटमेंट जो है उसको अगर मैं डोमेस्टिक अगेन जो इंटरनेशनली अगर बात करूं तो अभी दुनिया जो है वो सोल सुपर पावर से हटके उसका जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। उसमें चाइना इनके काबू नहीं आया, और रशिया तो बिल्कुल भी काबू नहीं आया। तो उस चीज को भी जो कि इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर ये सब चीजें जो हो रही हैं उसको एक किस्म का मिटिगेट करने के लिए उन्होंने एक बढ़त मारी है, जो कि मेरे ख्याल में जो है बहुत इनको बाउंस बैक होगी। चाइना को आप देखें, चाइना के खिलाफ इन्होंने काफी ताइवान के ऊपर स्टैंड लिया था, और नैन्सी पेलोसी जो इनकी स्पीकर भी हैं वो वहां पे गई थी और ताइवान का विजिट किया था, तो उसके ऊपर भी काफी लेदी हुई थी, लेकिन अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेट्स का एक स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये हरकत की, लेकिन वो भी फायर बैक हुई थी। इसी तरह रशिया को अगर आप देखें तो उन्होंने काफी उनको थ्रेट्स की थी, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। कल की स्टेटमेंट जो उनकी थी उसमें उन्होंने उनको प्यूटिन साहब को कहा कि अगर आपने कोई भी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या अपने कोई वेपन ऑफ मैस सेक्शन या कोई ज्यादा नौयत का वेपन इस्तेमाल किया तो हम आर्मागेडोन करेंगे। दैट मीन्स कि वो रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। मतलब ये एक ऐसा शख्स जो कि एक दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रखता हो और वो इस तरह की इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दे, तो उससे किसी चीज की भी तवक्को जो है वो की जा सकती है। और ये भी मैं बताता चलूं कि जो भी इनका डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी है, वहां पे जो रिपब्लिकन है वो दोबारा सरफेस कर रहे हैं। वहां ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो दोबारा आउट ऑफ द बॉक्स इतनी शिद्दत से बढ़ के आ रही है कि बाइडेन साहब को अब ये भी शायद डर है कि कहीं उनकी इम्पीचमेंट ना हो जाए और वो उनको अपनी सीट से जो है हाथ धोने ना पड़ जाए। तो ये सारी मल्टीपल जो है वजूहात के ऊपर उन्होंने इनकी स्टेटमेंट दी है। अगर पाकिस्तान की मैं न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करूं तो मैं 3 बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा 2010 से लेकर 2016 तक न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया गया था, जिसमें 50 सरबराहाने जो मुमलिकत है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और पाकिस्तान को खास करके अप्रिशिएट किया गया था कि इस तरह की न्यूक्लियर सिक्योरिटी शायद अमेरिका के पास भी नहीं है, या उसके हम पल्ला या उससे बढ़ के है। तो इतना स्टेचर मिला था, और इसका ओबामा साहब ने जो आखिरी समिट की मीटिंग हुई थी प्राग के अंदर, उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर इनको अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि जब IAEA के चीफ आए थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उनके चीफ आए थे, और उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को पिंडी में विजिट किया था, तो उनकी जो स्टेटमेंट जारी हुई थी उन्होंने पाकिस्तान को एक इस तरह का खराज तहसीन पेश किया था कि इस कदर न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर जो है ये पाकिस्तान काम कर रहा है और दुनिया को इनसे सीखना चाहिए। और मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पिंडी में है, इसको IAEA ने दुनिया को ऑफर किया है कि आपने अगर न्यूक्लियर सिक्योरिटी के मुतालिक सीखना है तो आप इसके अंदर यहाँ अपने जो है वो अपने जो भेजें लोगों को, एक्सपर्ट्स को भेजें ताकि पाकिस्तान बता सके। और मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी और कमांड एंड कंट्रोल जो है वो दुनिया में बेइंतहा सराहा जाता है, और इसकी लोग मिसालें देते हैं। मैं लास्ट बात अपनी जो करूं वो इस लिहाज से है कि जो आपकी जो एक IAEA ने अपना एक बना रखा है एक इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस ITDB, वो तकरीबन 4000 ऐसे इंसिडेंट्स को कवर करता है। उसके पास डाटा है जिसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग हुई है न्यूक्लियर मटेरियल की या रेडियो एक्टिव मटेरियल की। इन 4000 इंसिडेंट्स में जो सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग हुई है, इलिसिट ट्रैफिकिंग, वो अमेरिका में हुई है। 8 दफा इंडिया के अंदर रही है। उन 4000 इंसिडेंट्स में नॉट इवन अ सिंगल टाइम पाकिस्तान का कोई इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी को इस तरह के लफ्जों में कहना एक मकबूत जो है ना आवाज इंसान ही जो है वो कह सकता है। अब इसके ऊपर किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है ये सब डिपेंड करता है हमारे फॉरेन ऑफिस के ऊपर, और मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस को जो है वो एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा। तो अपनी
अपने आप को सही। अपना घर से हमें ठीक करना पड़ेगा पहले, फिर हम दुनिया को चैलेंज कर सकेंगे। ये तो आपने सब चीजें सही की, और इस तरह अमेरिका के काफी आपको पता है बार बार स्टेटमेंट भी इस हवाले से आए कि पाकिस्तान के जोहरी असासे बड़े महफूज हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको खुद पता है ब्रिगेड साहब, आप खुद रहे हैं, आपको पता है टाइमिंग बड़ी अहम होती है। एक हमारे अपने खल्फिशार भी हैं जो मुल्क के अंदर मैशियत है, सियासत है, इसको देखकर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ एम्बेसडर साहब हमारे पास थे, उन्होंने भी ऐसी बात की। और दूसरी बात यह कि कोई मकसद होता है, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल आपको पता है रियासत है, उनके सदर बड़े ताकतवर होते हैं, उनका कोई मकसद होता है, कोई मकसद हासिल करने के लिए भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। क्या कहेंगे? आवाज आ रही है सर? लाइन ड्रॉप। सर आखिरी आपकी तरफ में आऊंगा, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो मतलब तो या तो उसको पता नहीं चल रहा या कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने पहले एस्टेब्लिशमेंट से हम दूर हो गए थे, शुरू में हमारे साथ थे, सब कुछ था। अब ऐसे स्टेटमेंट देना, वज़ीर आज़म साइफर के हवाले से जो चीज़ें एक्सपोज हुई, वो लीक के ऊपर तो उसको बड़ा एक है कि लीक क्यों हुई, लेकिन वो एक हकीकत थी। ये दो चीज़ें और एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना, इससे पॉपुलैरिटी तो नहीं बढ़ी खान साहब की, क्या कहेंगे? मिस्टर देखें, बात होती है परसेप्शन की। हर इंसान जो अपनी पॉलिटिक्स करता है वो एक परसेप्शन के ऊपर चलता है, और मैं समझता हूँ खान साहब की बुनियादी परसेप्शन यही है कि जब से वो उनको इक़्तिदार से निकाला गया है और जब से वो बाहर आए हैं तो उनकी जो भी बात कही जा रही है वो उनके सपोर्टर्स में ख़ास तौर पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अवाम उन्नास में, लेकिन उनके जो सपोर्ट बेस है उस सपोर्ट बेस के अंदर उसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। और जब भी वो कॉल देते हैं तो हज़ारों की तादाद, लाखों में नहीं तो हज़ारों की तादाद में लोग निकल के बाहर आते हैं, और बाकी है कि सफरसरी उनकी उस बात को सपोर्ट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के अपने जहन में ज़रूर ये बात है कि जी अब मैं पॉपुलैरिटी के उस लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, और वो उस सवाल से कर रहे हैं। और ये कि बाज़ उनके जो करीबी साथी हैं वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आगे बढ़ के भी जो है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनके एक जहन में एक परसेप्शन आ गया। अब इसके नताइज जो होते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ऐसी सियासत, एक सवाल करूं, 2 मिनट है मेरे साथ डॉक्टर साहब, इसी को जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ ने भी वोट को इज्जत की भी थी और जीटी रोड पे निकले थे, उनके भी बड़े लोग थे, फिर उनके साथ क्या हुआ? देखिए थोड़ा फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ हमें सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो खान साहब का जो नैरेटिव है वो बिक रहा है, लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब और पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इन दोनों सूबों के अंदर इस वक्त खान साहब की पोजीशन एक बहुत ही वजाहत के साथ जो है ना काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी हमारे इदारे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि जी एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना है इस मुल्क के साथ। क्या अगर किसी की पॉपुलिज्म किसका बढ़ रहा है तो उसको हमने रोक के बाहर निकाल के फेंक देना है, या नहीं उसको भी हमने एक रास्ता देना है, वो सारे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को भी एक रास्ता देना है कि वो मेन स्ट्रीम में रहे। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि बजाय कि हम खान साहब को उठा के दूर फेंकें, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में रहने दें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और उनके असासे बड़े महफूज हैं, पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया है, जितने बड़े इदारे हैं उन्होंने तस्लीम किया है। इस टाइम बयान देना, क्योंकि जो बाइडन अपने मुल्क के अंदर भी जो है ना उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही, उनकी क्रेडिबिलिटी को सबसे ज्यादा जो है ना इस तरह के वो बयान देते रहेंगे। और पाकिस्तानी सियासत, रियासत और इस चीजों को भी बड़ा अहम है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इलेक्शन वाहिद हल है, अगर मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए, बेहतरी लाई जाए, तो सियासतदान आपस में बैठ के एक डायलॉग करके इस तरफ जाया जा सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।